Yeah, good evening everyone. Today we are making video on is matter around us pure, which is a chapter of class 9 chemistry. Already video is videography is done till how to obtain common salt using evaporation. So now we have to discuss from how to obtain different colored component from ink. तो बेटा ध्यान से देखिए, जो इंक होती है उसमें बहुत सारी डाइस प्रेजेंट होती है। तो आपको ऐसे ही 5 ml कोई भी इंक का सैंपल ले लेना। अब एक ऐसा सेटअप तैयार करना है जैसा कि आप सामने फिगर नंबर 72 में देख रहे हैं। ये बंसन बर्नर है, बंसन बर्नर को हीट कर रहे हैं। बीकर में हमने पानी रखा हुआ है, पानी गर्म हो रहा है। डायरेक्टली जो चाइना डिश ली है, जो कटोरी होती है ना, यूज होती है लेबोरेटरी में, केम लैब में या फिर केम लैब में, उसे चाइना डिश कहते हैं। मतलब चाइना डिश को डायरेक्ट हीट नहीं करना। बीकर में पहले पानी गर्म होगा, स्टीम प्रोड्यूस होगा, यही स्टीम क्या करेगा, चाइना डिश के अंदर जो हमने इंक का सैंपल लिया उसको हीट करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से हीट करना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप हीट करेंगे तो फिर आप ऐसे डाइज उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो आप ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। देखो, किसी भी कलर में है ना, बहुत सारी तरह की डाइज होती है। वरना आप कभी दुपट्टा या चुन्नी मम्मा का रंगवाने जाओ, 5 नंबर में ही शॉप है मेन रोड मार्केट में, तो उनके पास अलग अलग कलर के ऐसे डाइस के सैंपल होते हैं। आप उन्हें जो भी कलर बोलोगे ना, वो वही कलर करके दे देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, चाइना डिश में इंक है जो हमने रखी हुई है। बीकर में पानी है, पानी गर्म होगा, स्टीम बनेगा, वही स्टीम क्या करेगा, इंक को हीट करेगा और डिफरेंट कलर की डाइज हमें ऑब्टेन हो जाएंगी। ये इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि इंक कोई सिंगल सब्सटेंस नहीं है, ये एक मिक्सचर है। इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। ठीक है, तो और उसके अंदर बहुत सारी तरह की डाइज भी प्रेजेंट है। राइट, ये ध्यान रखना। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि जो सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड डाइज आपको ऑब्टेन होंगी, कि कैसे आप एक सॉलिड एक सॉल्यूशन, क्योंकि इंक एक सॉल्यूशन है, लिक्विड फॉर्म में, आप इवेपोरेशन की प्रोसेस से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इवेपोरेशन में आपको सॉल्यूशन को हीट करना है और फिर उसे ड्राई करना है, उसे सुखाना है। तो इवेपोरेशन से हमें सॉलिड सब्सटेंस के बारे में पता चलेगा कि वो पाउडर की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। और अगर उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है डिसॉल्व्ड सॉलिड सब्सटेंसेस में, तो सेम विल also be present when it is recovered by evaporation। ठीक है ना, ये कोई क्रिस्टलाइजेशन का केस नहीं है। जो सेपरेशन का प्रोसेस होता है उसी को हम क्रिस्टलाइजेशन देते हैं, क्योंकि उससे हमें क्रिस्टल मिलते हैं। क्रिस्टल कैसे होते हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं और उनकी साइड्स फ्लैट होती हैं, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। एक तरीके से क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सॉलिड सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करते हैं, जिसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म हो जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें लिक्विड मिक्सचर को इवेपोरेट किया जाता है हीटिंग के द्वारा, पर तब तक क्रिस्टलाइजेशन पूरा नहीं होता जब तक कि वो सूख नहीं जाता और हमें डिफरेंट क्रिस्टल नहीं मिल जाते। जो सॉल्यूशन होता है वो सफिशिएंटली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सैचुरेटेड होता है अगर हीटिंग रुक जाता है, और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है उसे हम कूल होने देते हैं। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि जो क्रिस्टल्स होते हैं प्योर सॉलिड सब्सटेंस के, वो सॉल्यूशन में अपीयर करते हैं। तो जैसे अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्रिस्टलाइजेशन से आप कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कूल करेंगे एक हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को किसी भी सब्सटेंस के, ताकि उसके हमें क्रिस्टल ऑब्टेन हो सके, उसे क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी टर्म है जो प्योर सॉलिड सब्सटेंस को इम्प्योर सैंपल से ऑब्टेन करने के लिए यूज की जाती है। जो इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस होता है फिर उसे डिसॉल्व किया जाता है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, ताकि वो एक सॉल्यूशन बनाए, और इस सॉल्यूशन को फिर फिल्टर किया जाता है ताकि इम्प्योरिटीज रिमूव हो सके। फिर इस क्लियर सॉल्यूशन को हम जेंटली हीट करते हैं किसी भी वाटर बाथ पर, ताकि एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब तक ऑब्टेन नहीं हो जाता। एक ग्लास रॉड होती है, उसके हेल्प से उसको स्टेयर करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसे अलाउ करेंगे गर्म होना,
और फिर धीरे धीरे उसे ठंडा होने देंगे तो क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं और इम्प्योरिटीज जो है सॉल्यूशन में ही डिसॉल्व रह जाती हैं। फिर आप इन क्रिस्टल को प्योर सॉलिड से फिल्ट्रेशन के द्वारा और उन्हें सुखा के अलग कर सकते हैं। अब ये वाला मैंने लैब में काफी बार बच्चों को कराया है। इसमें हम क्या करते थे, बिल्कुल वैसे ही सेटअप बनाएंगे। इस बार इंक की बजाय मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेना है, ठीक है। फिर वैसे उसे धीरे धीरे हीट करेंगे और फिर ठंडा होने देंगे तो हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिल जाएंगे। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। इसका फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O। वैसे इसका नाम है कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। पेंटा मतलब 5, हाइड्रेट मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो कुछ ऐसा मुझे याद है मैंने किया था। और जो ये आप ब्लू वाले बॉक्स में फिगर 75 में देख रहे हैं, तो ऐसे हमें क्रिस्टल ऑब्टेन हो जाते हैं। इन्हें खा मत जाना और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हाथ अच्छे से धोना। लैब में जब भी जाते हो हाथ पहले ही धो और बाद में भी, क्योंकि ये एक पॉइजन होता है एक तरह का, ठीक है। कॉपर सल्फेट कहीं किसी बच्चे को टॉफी समझ के दे दो, हॉस्पिटल में मिलेगा वो, तुम भी अंदर जाओगे, टेचर भी बेचारा अंदर जाएगा। कॉमन सॉल्ट को प्योरीफाई करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा। क्रिस्टलाइजेशन एक बेटर टेक्निक है देन इवेपोरेशन टू ड्राइनेस से। उसके कुछ ये रीजन है, पढ़ेंगे जरा आप रीजन ये वाले दोनों। Some solids decompose or get charred on heating to dryness during evaporation. There is no such problem in crystallization. Second, the soluble impurities do not get removed in the process of evaporation, but such impurities get removed in crystallization. कई जो सॉलिड्स होते हैं जैसे कि शुगर, वो डीकम्पोज हो जाता है। मतलब हीट करेगा ना चीनी को, वो काली हो जाती है, करके देख लेना, ठीक है। टू ड्राइनेस यूजिंग इवेपोरेशन, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्रिस्टलाइजेशन में। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो इवेपोरेशन के प्रोसेस के दौरान रिमूव नहीं हो पाती हैं, पर ऐसी इम्प्योरिटीज क्रिस्टलाइजेशन में रिमूव हो जाती है। तभी क्रिस्टलाइजेशन एक डिफरेंट टेक्निक है एज कंपेयर टू इवेपोरेशन, और ज्यादा इफेक्टिव भी है। अगला है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा डिसॉल्व्ड सॉलिड को जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट है। बहुत टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है, पर सबसे सिंपल फॉर्म होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी 9th क्लास में मेनली पढ़ेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जो सेम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उन्हें अलग कर सकते हैं। ये जो सेपरेशन होता है ये इस फैक्ट पे बेस्ड होता है कि दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो सॉल्युबल हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे एक इंक है ना, उसमें डिफरेंट कलर की डाइज प्रेजेंट होती है। वो सब डाइज आप अलग अलग देख सकते हो क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से। ये भी मैंने स्टूडेंट्स को बहुत बार कराई है, ठीक है। बस तब हमने इसकी वीडियो नहीं बनाई, वरना आपको जरूर दिखाता। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लैक इंक है, उसके अंदर बहुत सारी डाइज होती हैं विच आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये जो आजकल तो फाउंटेन पेन है ना, कोई यूज नहीं करता, पहले बहुत यूज होते थे। ये जो डाइज होती हैं इनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज होती हैं वाटर में, ठीक है। और ये यूज की जाती हैं, सेपरेट करते हैं डाइज को हम ब्लैक इंक में। ब्लैक इंक में जितनी भी डाइज प्रेजेंट होंगी उन सबको हम सेपरेट करेंगे। काफी पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करना काफी इजी है, क्योंकि इसमें मिक्सचर प्रेजेंट होता है कलर्ड मटेरियल का, जैसे कि इंक या बाकी डाइज प्रेजेंट होती हैं, और उन्हें हम सेपरेट करते हैं और कलर्ड कंपोनेंट देते हैं, और उन्हें हम इजीली कलर्ड स्पॉट जो होते हैं पेपर पे उन्हें देख सकते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर होता है जिसे क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं, वो यूज किया जाता है जिसकी हेल्प से डिफरेंट जो डाइज प्रेजेंट है इंक में उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। ऑर्डिनरी पर्पसेस के लिए जो फिल्टर पेपर भी हम यूज कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट में। अब हम बात करेंगे ब्लैक इंक में जो डाइज प्रेजेंट है उन्हें कैसे अलग करेंगे। ब्लैक इंक एक मिक्सचर होता है, बहुत सारे कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं उसमें, और उन्हें हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से अलग कर सकते हैं। इसके लिए देखो, ये भी मैंने क्लास में बहुत बार कराई है। ऐसे है ना, एक सेटअप बनाना पड़ता है। ये स्ट्रिप है फिल्टर पेपर की, पहले नीचे से ना 1 सेंटीमीटर एक लाइन बना दो इस पर,
या क्रोमेटोग्राफी पेपर भी ले सकते हो, और वहां पर अपना इंक लेके ना पेन से एक ड्रॉप यहाँ पर गिरा दो। फिर एक ये अलग से स्टैंड होता है, इसमें यूं टेप लगा के ना ग्लास रॉड, ये एक अलग से स्टैंड होता है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। पानी इतना भरना है कि वो जो 1 या 2 सेंटीमीटर जो आपने मार्क किया था ना, वो इसके अंदर ना डूब जाए, इससे थोड़ा सा ऊपर रहे। पानी नीचे लेवल पे होना चाहिए, ये जो हमने इंक का ड्रॉप डाला था ये ऊपर होना चाहिए। वाटर फिर ऊपर की तरफ राइज करेगा, क्योंकि इंक के अंदर जो भी डाइस प्रेजेंट है उन सबका डेंसिटी अलग अलग होगा। डेंसिटी इज रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, यू नो दैट। ठीक है, तो इस वजह से देखो ब्लैक इंक में ऐसे 3 कलर की डाइस प्रेजेंट थी, तो ये तीनों ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सेटअप आप अपने टीचर्स को बोलिए, वो आपको जरूर कराएंगे। ठीक है, तो ये सब इसमें यही लिखा हुआ है। और ऐसा अब क्वेश्चन कई बार बच्चे पूछते हैं, सर ये वाटर कैसे अपने आप राइज अप होगा? वाटर ग्रेजुअली राइजेस अप बाय द फिल्टर पेपर। अब द फिल्टर पेपर, ये कैपिलरी एक्शन होता है, इस फंडे को क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। जब वाटर पेपर स्ट्रिप के ऊपर मूव करता है तो उसके अंदर जो डाइज प्रेजेंट है इंक के अंदर, वो उनको भी अपने साथ ले लेता है। ऐसी डाई जो वाटर, जो ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, वो सबसे पहले डिसॉल्व होती है और फटाफट राइज करती है, और एक कलर्ड स्पॉट हायर पोजीशन पे छोड़ देती है। जैसे कि यहाँ पर ये वाली जो लगभग पिंकिश थी जो स्पॉट इसने छोड़ा था, राइट, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। जो लेस सॉल्युबल डाई होती है वो थोड़ी देर बाद होती है, वो धीरे धीरे राइज करती है और सबसे लोअर में आती है, जैसा कि ये येलो, येलोइश ग्रीन जो था स्पॉट आप देख रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से जितनी भी डाइज प्रेजेंट है अपनी डेंसिटी के हिसाब से वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से आप उनको अलग कर सकते हैं, ब्लैक इंक के अंदर जो डाइज प्रेजेंट है। जब वाटर टॉप एंड ऑफ फिल्टर पेपर स्ट्रिप के पास पहुंच जाता है तो पेपर स्ट्रिप को आपको रिमूव कर देना होता है जार में, और उसको ड्राई सुखाना होता है। जो पेपर होता है जिसमें सेपरेट कलर्ड स्पॉट मिल गए हैं उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राम। ये वाला जो पेपर है क्रोमेटोग्राम, फिर इससे निकाल के ना अलग से दिखाते हैं ऐसे बच्चों को। क्रोमेटोग्राफी एक इंपॉर्टेंट टूल है केमिकल एनालिसिस में, और ये सेपरेट करता है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस के। अब मैं चाहूंगा आप इसके यूजेस यानी एप्लीकेशन ये तीनों पढ़ें। First, chromatography is used to separate solutions of colored substances. Second, chromatography is used in forensic science to detect and identify trace amounts of substances in the contents of bladder or stomach. Third, chromatography is used to separate small amounts of products of chemical reactions. क्रोमेटोग्राफी यूज होता है ताकि हम अलग अलग जो सॉल्यूशन है कलर्ड सब्सटेंसेस के, डाइज और पिगमेंट, उन्हें अलग कर सकें। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस में मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी को जहर दे के मारा गया तो पॉइजन का ट्रेसेस डिटेक्ट करने के लिए स्टमक का सैंपल डेड बॉडी से निकालते हैं और बिसरा सैंपल भेजते हैं, उसमें आ जाता है क्रोमेटोग्राफी से कि अगर किसी व्यक्ति को जहर दिया गया तो। और इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्ट्स भी केमिकल रिएक्शन से मिलते हैं। अगला जो प्रोसेस है उसमें हम समझेंगे डिस्टिलेशन से कैसे हम सेपरेट करेंगे। देखिए, आप सॉल्ट सॉल्ट वाटर मिक्सचर से ऑब्टेन करते हैं इवेपोरेशन के द्वारा, पर वाटर को हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि वो वाटर एयर में चला जाता है और लॉस्ट हो जाता है। सी वाटर से हम ऐसे सॉल्ट को अलग कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो, NaCl को। अगर आपको दोनों चीजें चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए और पानी भी चाहिए सॉल्ट वाटर के मिक्सचर से, मतलब सी वाटर से, तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज होगा उसका नाम है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है उसमें हम लिक्विड को हीट करेंगे ताकि वो वेपर बनाए, और फिर वेपर्स को कूल करेंगे कि वापस लिक्विड बनाए। तो डिस्टिलेशन को हम ये छोटे से फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। लिक्विड को हीट कर रहे हैं, वेपर बन रहा है, और वेपर्स को कूल कर रहे हैं तो वापस लिक्विड बन रहा है। याद रखिएगा, जो लिक्विड ऑब्टेन हो रहा है बाय कंडेंसिंग द वेपर उसे हम डिस्टिलेट कहते हैं। इस डिस्कशन से हम ये बता सकते हैं कि हम दोनों सॉलिड तथा लिक्विड ऑब्टेन कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन के द्वारा। कभी भी कोई होमोजीनियस मिक्सचर किसी भी सॉलिड और लिक्विड का हीट किया जाता है किसी क्लोज डिस्टिलेशन फ्लास्क में, तो लिक्विड जो होता है वो वोलेटाइल होता है और वो वेपर फॉर्म करता है। यही वेपर जो होते हैं लिक्विड के, ये पास किए जाते हैं कंडेंसर में से, और कंडेंसर में आपको पता है उसे ठंडा करते हैं स्टीम को,
स्टीम को ठंडा करते हैं तो लिक्विड वाटर मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो प्योर लिक्विड है उसे कलेक्ट किया जाता है सेपरेट वेसल में, और जो सॉलिड है वो नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल होते हैं ऐसे लिक्विड होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल एक वोलेटाइल लिक्विड है, अगर एयर के कांटेक्ट में आएगा इवेपोरेट हो जाता है। अगर आपकी बाइक के कैप खुला रह जाए ना, तो फिर वो पेट्रोल खुद ब खुद उड़ जाता है सारा उसमें से, वो एक वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। मैं आपको जरा इसके एक फिगर से समझाता हूँ, देखिए। इस फिगर में बंसन बर्नर रखा है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इसकी 3 लेग है तभी इसका नाम। यहाँ पर एक ऐसे देखो फ्लास्क लिया है जिसके अंदर हमने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर लिया है, इसे हीट करेंगे। ये थर्मामीटर है, ठीक है। यहाँ से हीट होके स्टीम बन रही है, स्टीम को वापस कंडेंस कर रहे हैं वाटर कंडेंसर में, स्टीम ठंडी हो रही है और क्या बना रही है, वापस लिक्विड वाटर। तो ये देखो इस बीकर में प्योर वाटर हो जाएगा, और जो रेजिड्यू बच जाएगा सॉल्ट बच जाएगा, क्योंकि सारा पानी तो उसमें से उड़ जाएगा। तो डिस्टिलेशन से हमें दोनों चीजें वापस मिल जाएंगी, ठीक है। यही जो प्योर वाटर हमें मिलता है उसे हम डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। ये देखिए, ये बच्चे ने सेटअप बनाया हुआ है यहाँ पर, और वो डिस्टिलेशन लैब में कर रहा है, ठीक है। सी वाटर आपको पता मिक्सचर होता है सॉल्ट्स और वाटर का, पढ़िए जरा ये इन हॉट एंड। Sea water is a mixture of salts and water. In hot and arid countries, distillation technique is used on a large scale to remove salts from sea water so as to obtain drinking water. This process is carried out in desalination plant. The above picture shows a desalination plant which produces large quantities of drinking water. बहरेन में है ये, ठीक है, पर ये बड़ा महंगा पड़ता है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्लास, प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर जो है वो टैप वाटर से बनता है डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। और जो प्रोसेस जो होता है, ये ध्यान रखना, इसी से हम ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन करते हैं सी वाटर के द्वारा। एक कंप्लीट जो सेपरेशन है दो मिसिसिबल लिक्विड का, वो भी हम सिंपल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, और उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, जो 8th में आपने पढ़ा भी है। जैसे पेट्रोल क्रूड ऑयल को हीट करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, और अलग अलग प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोल डीजल पैराफिन वैक्स ये मिलता है, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। तो सेपरेशन और मिक्सचर की बात करेंगे जो कि दो लिक्विड्स का है। एक हम प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे, और एक बात करेंगे सेपरेटिंग फनल की। ऐसे लिक्विड जो मिक्सअप हो जाते हैं सभी प्रोपोर्शन में और सिंगल लेयर बनाते हैं, उन्हें मिसिसिबल लिक्विड कहते हैं, जैसे अल्कोहल और वाटर। पर होता क्या, अल्कोहल और वाटर दोनों का ना जो बॉइलिंग पॉइंट है मेरे ख्याल से वो अलग होता है। वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इन्हें अलग करेंगे, और ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं उन्हें इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने पहले भी बताया, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम दो मिसिसिबल लिक्विड को डिस्टिलेशन की हेल्प से अलग कर सकते हैं, और जो डिस्टिलेट होता है वो कलेक्ट हो जाता है फ्रैक्शंस में बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये जो सेपरेशन है दो लिक्विड का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से, ये उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, मैंने बताया ना अभी अल्कोहल और वाटर का। और ऐसा किसमें किया जाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में किया जाता है। सिंपल टर्म्स में जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है उसे हम एक अरेंजमेंट की तरह समझ सकते हैं, जो प्रोवाइड करता है अलग अलग टेम्परेचर जोन्स इनसाइड इट। जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो सबसे लास्ट में आता है कॉलम के, ठीक है। जैसे मैं आपको इस एक्टिविटी से समझाता हूँ, देखो अल्कोहल और वाटर का पहले ही बताया, अल्कोहल का है, अल्कोहल यहाँ इथेनॉल ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। 78 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ अल्कोहल वाटर का मिक्सचर किया, उसे हीट किया, तो अल्कोहल अलग हो, स्टीम जो होगी वो अल्कोहल के वेपर्स होंगे, उन्हें कंडेंस कर लो तो ठंडा हो जाएगा, और बीकर में अल्कोहल मिल जाएगा, और जो रेजिड्यू बच जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस पे बंद कर दो हीट करना, तो वाटर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्कोहल और वाटर को आप अलग कर सकते हैं। ये रीड करिए, व्हेन द टेम्परेचर, When the temperature at the top of the fractionating column reaches 78 degrees Celsius, which is the boiling point of alcohol, then alcohol vapors passes into the condenser, gets cooled and collects in a beaker kept at the other end of the कंडेंसर। और ये फोटोग्राफ में बच्चे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैरी कर रहे हैं, अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है।
राइट। तो क्योंकि वाटर का भैया, वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा ना, स्टीम में कन्वर्ट होगा, ये ध्यान रखना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से आप बहुत सारे लिक्विड उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग कर सकते हैं। जो ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड है जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले डिस्टिल होगा, और जो लेस वोलेटाइल लिक्विड है जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है वो बाद में डिस्टिल होगा, मतलब अलग होगा। एसीटोन प्रोपेनोन होता है, ये नेल पॉलिश रिमूवर को एसीटोन कहते हैं, जो गर्ल्स यूज करती हैं, ठीक है। और वाटर इनको भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। अब मैं चाहूंगा आप इसके एप्लीकेशंस पढ़ें। Fractional distillation is used to separate mixtures of miscible liquids like alcohol water mixture and acetone water mixture in the laboratory. Second, fractional distillation is used to separate crude oil petroleum into useful fractions such as kerosene, petrol, and diesel. Third, fractional distillation of liquid air is used to separate gases of the air. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, आपको पता है एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। मेनली हम नाइट्रोजन जो कि 78% होती है, ऑक्सीजन 21% के अराउंड होती है, ऐसे CO2 इनकी बात करेंगे। इनके बेटा आप है ना, मेन याद कर लो, आर्गन जो है लगभग 0.93% है। इनके आप बॉइलिंग पॉइंट देख लो, नाइट्रोजन का कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का है -186, और ऑक्सीजन का है -183। तो एयर को हम सेपरेट कर सकते हैं इन गैसेस में। सबसे पहले एयर को फिल्टर करो, उसमें से डस्ट पार्टिकल को रिमूव करो, और वाटर और CO2 को रिमूव कर दो, ठीक है ना। फिर एयर को कंप्रेस करेंगे हाई प्रेशर पे, और फिर उसे ठंडा होने देंगे। फिर ये जो ठंडी एयर है इसको एक्सपैंड करेगी ये क्विकली पूरे के पूरे चैम्बर में जेट के थ्रू। ये जो एक्सपेंशन होगा फर्दर और उसको ठंडा कर देगा एयर को। तो ये जो प्रोसेस है कंप्रेशन का, ये कूलिंग एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर का, ये बार बार हम रिपीट करेंगे जब तक एयर और ठंडी नहीं हो जाती। अल्टीमेटली एयर इतनी ठंडी हो जाएगी कि वो लिक्विड में टर्न हो जाएगी, ठीक है। तो लिक्विड एयर हमें मिल जाएगी। फिर इस लिक्विड एयर को क्या करोगे, एक बड़े से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, जैसा कि आप राइट साइड पे देख सकते हो, ठीक है ना, फिगर में भी, फिगर 83 में। सबसे पहले लिक्विड नाइट्रोजन का लोएस्ट होता है -196, जो माइनस में, ठीक है ना, ये लोएस्ट होता है। तो अगर वार्म, इस टेम्परेचर जब ये वाला अचीव होगा, उसे वार्म करोगे तो लिक्विड नाइट्रोजन सबसे पहले बॉईल ऑफ करेगी और नाइट्रोजन गैस बनाएगी। ये नाइट्रोजन गैस जो है ये हम कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द टॉप पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फिर लिक्विड आर्गन मिलेगा -186 पे, और सबसे लास्ट में, क्योंकि -183 पे ये मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हायर बॉइलिंग पॉइंट है इसका, ये जीरो के ज्यादा करीब है, -183, तो वो ज्यादा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये एक फ्लो चार्ट है, आप बना के देख सकते हैं। एयर को कंप्रेस कूल किया है, लिक्विड एयर मिला है, फिर उसे वार्म अप होने दिया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, तो ये अलग अलग गैसेस आपको मिल गए। सेपरेटिंग फनल बड़ा आसान है। अगर दो इमिसिबल लिक्विड है उन्हें आप सेपरेटिंग फनल की हेल्प से कर सकते हो अलग। दो इमिसिबल, जैसे कि ऑयल और वाटर, मैंने पहले भी बताया, ये ऐसे होती है। ऑयल लाइटर है, या कैरोसिन मिट्टी का तेल, और पानी को अलग किया है। कैरोसिन लाइटर है, डेंसिटी कम है, वाटर के ऊपर होगा। स्टॉप कॉक को घुमाओ, बीकर में पानी कलेक्ट, जब यहां तक पहुंच जाए स्टॉप कॉक तक, स्टॉप कॉक को बंद कर दो। नीचे बीकर में पानी, क्योंकि हैवियर था, वो अलग हो जाएगा, और ऊपर उसमें क्या रह जाएगा, ऑयल रह जाएगा, या कैरोसिन ऑयल रह जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप अलग कर सकते हैं। इसे कहते हैं सेपरेटिंग फनल, क्योंकि ऑयल और वाटर दो इमिसिबल लिक्विड हैं और उनकी डेंसिटी अलग अलग है। जो डेंसर होगा जितना ज्यादा, वो ज्यादा हैवी होगा, जैसे वाटर ज्यादा डेंसर है, ठीक है। फिर और भी कई मेथड है, जैसे अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कि भाई आयरन फिलिंग को कैसे करोगे, अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर और सैंड का। तो आयरन फिलिंग बड़ा सिंपल है, पहले मैग्नेटिक सेपरेशन करो, और अमोनियम क्लोराइड याद है सब्लिमेट हो जाता था, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके। तो क्लास, ये आज हमारी वीडियोग्राफी खत्म हुई इस मैटर अराउंड अस प्योर की। थैंक यू एवरीवन।